हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स में आप व्यू या मैट्रिसेस के बारे में। आप व्यू क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप व्यू से संबंधित कौन कौन से पद होते हैं, आप व्यू कितने टाइप का होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके गहनता से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैट्रिसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन लगभग 1 से 2 नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन लगभग 6 से 8 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले समझेंगे आव्यूह का कंसेप्ट क्या है, आखिर आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आव्यूह आखिर क्या चीज है, कंसेप्ट क्या है आव्यूह का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि सोहन कोई लड़का है, मार्केट जाता है, वहां से कुछ किताबें खरीदता है वो। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है या किसी को बतानी है, तो सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे कि सोहन बाजार से 3 या 4 या 5 जितनी भी किताबें आप मान लीजिए वो खरीदता है। मान लेते हैं कि 3 किताबें खरीदता है, तो क्या लिखेंगे कि सोहन बाजार से 3 किताबें खरीदता है, सेंटेंस के फॉर्म में। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि सोहन बाजार से 3 किताबें खरीदता है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्या लिखूंगा मैं यहां कि सोहन बाजार से 3 किताबें खरीदता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसी इंफॉर्मेशन को, इसी सूचना को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 3। लेकिन ध्यान रखना है, जब इस इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन क्या है कि सोहन ने बाजार से 3 किताबें खरीदी। कितनी किताबें खरीदी? 3 किताबें। इसको जब हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तब इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी डिजिट, जिसको हम बोलेंगे एंट्री या प्रविष्टि लिखी जाएगी, वो इस समझ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखी जाएगी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, जो भी एंट्री होगी, वो किसको बताएगी? वो बताएगी सोहन के द्वारा ली गई किताबों की संख्या को। किसको बताएगी? सोहन ने कितनी किताबें ली है उसके नंबर को बताएगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप एंट्री करेंगे वो चीज। 3 लिखा है मतलब 3 किताबें खरीदा। अगर 4 लिखा होता मतलब 4 किताबें। अगर 5 लिखा होता मतलब 5 किताबें। मतलब यहां पर उसी नंबर का एंट्री करना है, उसी नंबर की प्रविष्टि लिखनी है आपको, उसी नंबर को लिखना है जितनी किताबें वो खरीदता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कि सोहन जो है 3 किताबों के साथ साथ 5 पेन भी लेता है, तो इसको सेंटेंस के फॉर्म को, इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सोहन बाजार से 3 किताबें, इसने किताबें तो लिया और साथ में क्या लिया? पेन भी लिया। कितने पेन लिया? 3 किताबें, और मान लेते हैं उसने 5 पेन लिया। 5 पेन खरीदता है। ठीक है, ये हमने मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने सेंटेंस के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन जो थी वो लिख दिया कि सोहन जो है वो 3 किताबें खरीदता है और 5 पेन खरीदता है। लेकिन अगर इस सूचना को हमको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ये हमने लिख दिया 3, फिर लिख दिया हमने 5, ये बना दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन जब ये 2 एंट्री आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की, आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्रविष्टि की, कौन कौन सी? 3 और 5। तो इस समझ या अंडरस्टैंडिंग के साथ की कि जो पहला वाला एंट्री है 3, वो बताएगा कि सोहन ने कितनी किताबें ली। तो 3 लिखा है मतलब सोहन ने 3 किताबें ली। और जो दूसरी एंट्री है वो कितनी है? 5। ये बताएगा कि सोहन ने कितनी पेन ली। कितनी ली? 5, तो यहां आपने 5 लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे सेंटेंस के फॉर्म में लिखिए चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। अब ये मान लेते हैं कि सोहन के साथ इसके 2 दोस्त और जाते हैं, रोहन और मोहन। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पर तीनों का नाम लिख दे रहा हूं। क्या लिख दूं? यहां लिख दिया मैंने सोहन,
फिर मान लेते हैं मोहन, इसका कोई दोस्त है जो कि इसके साथ में जाता है। उसके बाद रोहन, ये इसका इनका तीसरा दोस्त है। तीनों एक साथ जाते हैं मार्केट और वहां से कुछ किताबें और कुछ पेन लेते हैं। तो सोहन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन या सूचना मिल गई। वो सूचना क्या थी कि सोहन जो है 3 पेन लेगा और 3 किताबें लेगा और 5 पेन लेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको, चूंकि हमको एक लिखना है व्यवस्थित तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ हमने नाम लिख दिया है सोहन, मोहन, रोहन, और यहाँ मैं जो वो चीजें लेंगे उसको लिख दे रहा हूँ। जैसे पेन ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, वो नहीं, पहले क्या ले रहे हैं, किताबें। तो पहले मैं लिखता हूँ किताब या बुक्स, ठीक है, जितनी किताबें लेंगे वो, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पेन, कि वो कितनी पेन लेंगे, ठीक। और इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये मैंने कर लिया इस तरह से। अब देखिए सोहन, ध्यान रखिएगा, सोहन यहाँ पर है। अब सोहन के आगे वो जितनी किताबें लेगा उसको यहाँ लिखना है हमको, जितने पेन लेगा उसको यहाँ लिखना है। कहने का मतलब इसी इंफॉर्मेशन को मैंने एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके इसको हमको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ मैंने तीनों नाम ले लिया है, सोहन, मोहन, रोहन, और यहाँ पर जो चीजें वो लेंगे, किताबें और पेन, यहाँ मैंने लिख लिया है। अब देखो इसे, सोहन जो है कितनी किताबें लेता है, 3 किताबें लेता है। तो सोहन के आगे मैंने यहाँ 3 लिख दिया, किताबों के नीचे, ठीक है। और कितने पेन लेता है, वो 5। तो मान लेते हैं वो 5 पेन लेता है। मानना नहीं, हमने मान लिया, पहले ही 5 लिख दिया। अब मोहन की बात करें अगर, तो मान लेते हैं मोहन जो है वो 2 किताबें लेता है और 3 पेन लेता है। तो जहां किताबें हैं वहां 2 लिख दोगे, जहां पेन है वहां 3 लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इस इंफॉर्मेशन को आप सेंटेंस के फॉर्म में क्या लिखते कि मोहन 2 किताबें और 3 पेन लेता है, ऐसे लिख सकते थे, या आपने इसको लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। समझिएगा हमको क्या समझना है। हम समझ रहे हैं कंसेप्ट मैट्रिक्स या आव्यूह का, तो उसके लिए ये आपको ध्यान समझना है कि हम क्या लिख रहे हैं आखिर इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं रोहन की। मान लेते हैं रोहन जो है वो लेता है 4 किताबें और वो 6 पेन लेता है। तो हमने जहां किताबें थी वहां क्या लिख दिया, 4, और जहां पर पेन थी वहां लिख दिया उसके नीचे 6, ठीक है। इसको अगर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखते कि रोहन ने 4 किताबें और 6 पेन ली, यही लिखते, या हमने इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और लिखते समय हमारे अंडरस्टैंडिंग क्या थी वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर सोहन, मोहन, रोहन किताबें और यहाँ पर पेन। अब इजिली इसको आप समझ सकते हो कि सोहन, मोहन और रोहन ने कितनी किताबें और कितने पेन ली, ठीक है। इसको हम सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। और जब लिखा तो हमारी समझ क्या थी वो मैंने यहाँ लिख दिया। समझ क्या है कि जो ये पहली लाइन है ये सोहन के लिए है, दूसरी वाली लाइन मोहन के लिए है, तीसरी वाली लाइन रोहन के लिए है। और ये जो खड़ी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की लाइनें हैं, एक ये बड़ी लाइन है इस तरह से जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बड़ी लाइनें हैं, वो पहली लाइन बताएगी सोहन को, दूसरी वाली मोहन को, तीसरी वाली रोहन को। और जो खड़ी लाइन है वो किसको बता रही है, किताबों की संख्या को और पेनों की संख्या को, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बात को समझिएगा, जो हमने किसी इंफॉर्मेशन को, जो हमको पता था, चाहे वो कुछ नंबर्स के फॉर्म में हो, चाहे वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, चाहे किसी वस्तुओं के फॉर्म में हो, ध्यान समझिएगा। अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन को, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, जो कि नंबर दिए रहेंगे कुछ, या कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, उनको हम एक आयताकार सारणी में एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं या उनका क्रम विन्यास बनाते हैं, तो इसी व्यवस्था को कहा जाता है आव्यूह या मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। क्या कहा जाता है, आव्यूह या मैट्रिसेस। आई बात समझ में। कहने का मतलब अगर हमको आव्यूह का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या होगा, आव्यूह क्या है, कुछ नंबर्स या डिजिट या संख्याओं का या कुछ वेरिएबल्स का एक अरेंजमेंट है, सुव्यवस्था। किसी भी आव्यूह के अंदर जो नंबर्स या वेरिएबल्स लिखे जाते हैं उसको कहा जाता है उस आव्यूह या मैट्रिक्स का एलिमेंट या अवयव या प्रविष्टि। जैसे इस केस की अगर हम बात करें तो ये हमारा आव्यूह हो जाएगा। ये इस आव्यूह में हमने क्या लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। तो ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इस मैट्रिक्स या आव्यूह के अंदर, वो इस मैट्रिक्स या आव्यूह के एलिमेंट या अवयव कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर है।
अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरा कोई एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किसी भी आप व्यू में एलिमेंट क्या होता है, उसमें रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए सपोज करते हैं ये ए है, ठीक है। एक पॉइंट यहां से, और मैट्रिक्स या आप व्यू को हमेशा बड़े अक्षरों से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर्स के दिखाते हैं, और जो उसके एलिमेंट या अवयव होंगे उसको हम दिखाएंगे छोटे अक्षर से, स्मॉल लेटर से। जैसे हम कोई आप व्यू मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और नीचे मानिए ताकि लिखने में आसानी हो, यहां मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया हमने स्मॉल ए बी सी, यहाँ पे डी ई और एफ, ठीक है। ये हमारे पास कोई आप व्यू या मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, कुछ हमारे पास लेटर हैं, कुछ शब्द हैं, इसको हमने आयताकार रूप में लिखा है और इसको हमने ब्रैकेट से बंद कर दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक आप व्यू या मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमने शब्द लिया है, आप कोई नंबर ले सकते हैं, कुछ अंक ले सकते हैं, कुछ वस्तुएं ले सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स ले सकते हैं। बस ध्यान के रखना है, जब उनका आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो अरेंजमेंट बनाने के बाद उसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट से या बड़े ब्रैकेट से बंद कर देना है, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब बात को समझिएगा, ये हमारा मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स या आप व्यू है। अब इस आप व्यू में हमको समझना है कि आप व्यू में कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, उसके अवयव क्या होते हैं। अवयव अभी आप समझ गए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी आप व्यू के अंदर जो भी चीजें लिखी होती हैं, जो भी नंबर्स लिखे होते हैं, जो भी वेरिएबल्स लिखे होते हैं, वही सारे के सारे नंबर्स या वेरिएबल्स जो है उस आप व्यू या मैट्रिक्स के एलिमेंट या अवयव होते हैं। अगर हम इस केस की बात करें तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जो आपने लेटर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे लेटर जो है वो आप व्यू ए के एलिमेंट या अवयव या प्रविष्टि हैं। तीन नाम है, या तो आप एलिमेंट कहिएगा, या तो आप अवयव कहिएगा, या तो आप प्रविष्टि कहिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दो टर्म मैंने क्या बताया, एक तो होता है कॉलम, क्या होता है, कॉलम, ठीक है। इसको कहा जाता है स्तंभ, सॉरी, कॉलम को लिखते हैं इस तरीके से ताकि आप समझ जाएं। कॉलम, इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ, क्या कहते हैं इसको, स्तंभ कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है रो, ठीक है, इसको बोलते हैं पंक्ति, क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति, ठीक है। तो समझते हैं कि किसी भी आप व्यू में कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। तो ये मान लो कोई आप व्यू हमने ले लिया है, ठीक है, नाम से ये कॉलम मतलब जो खड़ी लाइन होगी, रो मतलब जो पड़ी लाइन होगी। इस आप व्यू को ध्यान से देखो, यहाँ दो तरीके की लाइनें आपको दिख रही होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज वाली, इस तरह वाली। तो आप कहेंगे सर यहाँ दो ही लाइन क्षैतिज की हैं, एक लाइन ये क्षैतिज में है, दूसरी वाली ये क्षैतिज में है, ठीक है। और यहाँ पर तीन खड़ी लाइनें हैं, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिख रही हैं। कौन कौन सी, पहली खड़ी लाइन ये है, दूसरी वाली ये है, और तीसरी वाली ये है। तो याद रखिएगा, जो इसकी वर्टिकल लाइन है, मतलब खड़ी लाइन जो है, कॉलम खड़ा होता है ना, बिल्कुल जब घर बनता है तो वहां कॉलम खड़ा नहीं होता है, तो जो खड़ी लाइनें हैं वो कहलाएंगी कॉलम या स्तंभ। क्या कहलाएंगी, कॉलम या स्तंभ। तो इस केस की बात करें अगर हम, तो ये देखिए, ये एक खड़ी लाइन, दूसरी खड़ी लाइन और ये तीसरी खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइंस जो है उसी को बोलते हैं कॉलम। कहने का मतलब इस वाले आप व्यू में हमारे पास तीन कॉलम है, ये देखिए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, है ना। अगर हम इनका नंबरिंग कर दें, इनका नेमिंग कर दें, तो कॉलम को जो पहला लेटर है वो क्या, सी, तो पहले वाले कॉलम को मान लेंगे C1, दूसरे वाले को C2 और तीसरे वाले को C3। ऐसे आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, समझिए बात को, अगर मैं आपसे कहूं इसमें कि जो पहला वाला कॉलम या स्तंभ है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे सर पहले वाले कॉलम या स्तंभ में हमारे पास दो एलिमेंट हैं, ए है और क्या है, डी है, बिल्कुल सही बात। दूसरे वाले कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट या अवयव हैं, तो कहेंगे सर दूसरे वाले कॉलम में बी है और ई है। तीसरे वाले कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट या अवयव हैं, तो कहेंगे सी है और सर क्या है, डी है। आ गई बात समझ में। कॉलम क्या होता है, जो ये खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं, इसको बोला जाता है कॉलम, किसी भी आप व्यू का, ठीक।
अब बात करते हैं रो की। रो का मतलब पंक्ति, मतलब लाइन। तो इसमें देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, उसको कहा जाता है पंक्ति। ठीक, अब इस केस में देखें तो कहेंगे सर यहाँ पर इसका मतलब दो ही पंक्तियां होंगी। ये है पहली पंक्ति और ये क्या है, दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये देखिए, ये है पहली पंक्ति, ये क्या है, दूसरी पंक्ति। अब देखिए, पंक्ति को बोलते हैं रो, और रो का जो पहला लेटर है वो क्या है, आर। इसीलिए पंक्ति में जब नंबरिंग करेंगे आप, तो पहले वाली पंक्ति को बोलेंगे R1 और दूसरी क्या बोलेंगे आप, R2। ठीक है, अगर एक और होती उसको बोल दे R3। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। सी वाले केस में C1 C2 C3 C4 डॉट डॉट डॉट, और पंक्ति वाले केस में R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, अगर मैं आपसे पूछूंगी ये बताओ बेटा पहले वाले रो में कौन कौन से अवयव हैं, तो कहोगे सर जो पहली वाली रो है उसमें पहला एलिमेंट ए है, दूसरा बी है उसका, और तीसरा क्या है, सी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम दूसरे रो की बात करें, इनमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो पहला वाला डी है, दूसरा ई है, और तीसरा क्या है, एफ है। आ गई बात समझ में। आव्यूह में दो तरीके की लाइनें होती हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइनें, उनको कहा जाता है कॉलम। याद करने का तरीका क्या है, जब घर बनता है तो कॉलम खड़ा होता है, तो खड़ी लाइनें हो गई कॉलम। कॉलम को दिखाने का तरीका, पहले वाले कॉलम को C1, दूसरे वाले को C2 और तीसरे वाले को C3। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब किसी कॉलम को कहेंगे तो कॉलम, उस कॉलम को पूरा आपको देखना है, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी आव्यूह में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो पड़ी लाइनें होती हैं, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, उसको बोलते हैं पंक्ति। इंग्लिश में कहते हैं रो। ठीक है, अगर नंबरिंग करना हो इनका, तो चूंकि रो का जो पहला लेटर है वो सी है, इसीलिए R1 R2 R3 हो जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जिस रो की बात कहेगा उसका एलिमेंट आपको ध्यान से देखना है, उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है कि किसी भी आव्यूह में एलिमेंट या अवयव क्या होता है, आव्यूह में कॉलम क्या होता है, आव्यूह में रो क्या होता है। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है हिंदी में भी, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, रो को बोलते हैं पंक्ति। तो दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दोनों भाषा में पढ़ेंगे, कॉलम भी कहेंगे कभी, कभी स्तंभ भी कहेंगे, कभी रो भी कहेंगे और पंक्ति भी कहेंगे। जिसमें आपको समझ आए उसको आप मान लीजिएगा और उसी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, वो आता है किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है। कोटि से आप क्या समझते हैं, या तो ये पूछेगा। दूसरा, किसी भी आव्यूह में कोटि दिया रहेगा, पूछेगा बताओ कौन कौन सा आव्यूह बन सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं पहले कि किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स में कोटि क्या होती है। चलिए देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो इसको हटाने से पहले मैं इसी को समझ लूं। मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास आव्यूह था ए, हमने ये बनाया हुआ है, इसमें कॉलम रो भी हमने दिखाया हुआ है। अब अगर हमको इस आव्यूह का कोटि निकालना हो, एक बात केवल आपको ध्यान रखनी है बस, जब भी हम किसी आव्यूह का कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं कोटि को, ऑर्डर। ठीक है, कोटि या ऑर्डर, ये हमको देखना है। तो कोटि या ऑर्डर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए, जिस भी आव्यूह का निकालेंगे आप कोटि या ऑर्डर, उस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं अथवा रो हैं, और कितने स्तंभ हैं अथवा कॉलम हैं। जैसे अगर हम इस आव्यूह की बात करें, तो इस आव्यूह में हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, तो कहोगे सर ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, केवल दो ही पंक्तियां हैं। तो मान लेते हैं कि पंक्तियां को हमने यहां लिख दिया, कितनी पंक्तियां थी, दो, तो हमने यहां लिख दिया दो। फिर इस वाले आव्यूह में कितने कॉलम या स्तंभ हैं, तो आप कहेंगे सर हमारे पास यहाँ पर तीन स्तंभ हैं, स्तंभ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमने लिख दिया स्तंभ। कितने थे, 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। आप समझिएगा, अगर हम दोनों के बीच ये क्रॉस लगा दें, तो ये जो लिख के आया है ना, ये इसको पढ़ा जाएगा 2/3, और इसी को इस आव्यूह का कोट या ऑर्डर कहेंगे। अभी हम केवल इस पार्टिकुलर आव्यूह या मैट्रिक्स की कोटि आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है। अभी इसकी बताते हैं परिभाषा। तो मैट्रिक्स में अगर मान लिया जाए कि m पंक्तियां हैं,
कितनी पंक्तियां हैं? m, और n स्तंभ में है। कितने स्तंभ में है? n। तो कहा जाएगा कि उस आव्यूह का कोटि कितना है? m/n। ये देखिए, मतलब कोटि ऑर्डर क्या होता है? केवल उस दिए गए आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को बताता है बस। लिखने का तरीका हो जाएगा बाई। यहां समझिएगा, m/n किसी भी आव्यूह के कोटि को बताएगा, जिसमें कि m क्या होगा? ये बताएगा पंक्तियों की संख्या को। किसको बताएगा? ये बताएगा रो को। रो का मतलब क्या हो गया? पंक्तियां। और जो n रहेगा वो किसको बताएगा? वो बताएगा कॉलम को। किसको बताएगा? कॉलम को। तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं, ये हो गया आपका स्तंभ, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये हो गया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये हो गई पंक्ति, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ये हो गई पंक्ति और ये क्या हो गया? ये हो गया स्तंभ, ठीक है। बात क्लियर? तो ऑर्डर क्या होता है? अगर किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स में m पंक्तियां हैं मतलब रो हैं और n स्तंभ है मतलब कॉलम है, तो m/n उस आव्यूह या मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? m/n। पढ़ने का तरीका सुन लीजिएगा, इसको हम बाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई। कहा जाएगा m/n उस आव्यूह या मैट्रिक्स का कोटि या ऑर्डर कहलाएगा। ध्यान रखना है, यहां पर गौर फरमाइएगा। क्या फरमाना है? गौर कि जो पहले नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा पंक्ति या रो को ही बताएगा, हमेशा और हमेशा। और जो बाद में नंबर लिखा जाएगा वो हमेशा कॉलम या स्तंभ को बताएगा। अगर मान लो आपने ये बात याद कर ली कि कोटि या ऑर्डर के लिए हमको पंक्ति और स्तंभ चाहिए होता है कि उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, मतलब पंक्तियों की संख्या क्या है, स्तंभों की संख्या क्या है, इतना आपको ध्यान है। और ये सही भी है कि भाई जब आपको कोटि या ऑर्डर चाहिए तो हमको चाहिए कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। लेकिन अगर आपने क्रम नहीं याद किया कि पहले किसको लिखना है, तब आप गलती कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे कि किसी भी आव्यूह के कोटि में हमेशा पहले किसको लिखना है? पंक्ति को, और बाद में किसको लिखना है? कॉलम या स्तंभ को। अगर आपने गलती से भी कॉलम को लिख दिया पहले, स्तंभ को बाद में, तो कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा या किसी दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा जिसका आपको निकालना है वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं यहाँ पे कि कोई आव्यूह आपने लिया और उस आव्यूह का कोटि या ऑर्डर कितना है? 3/4। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने कोई मैट्रिक्स, कोई आव्यूह लिया, उसका कोटि या ऑर्डर कितना है? 3/4। इस बात का मतलब क्या है? अभी हमने क्या समझा था कि अगर m/n है तो m किसको बताएगा? पंक्तियों की संख्या को बताएगा या रो की संख्या को बताएगा। और n क्या बताएगा? स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या को बताएगा। तो 3/4 का मतलब जो 3 है वो किसको बताएगा? ये 3 बताएगा उसके पंक्ति को। किसको बताएगा? कहने का मतलब जिस आव्यूह की आप बात कर रहे हैं कि कोटि 3/4 है, उसमें 3 उस आव्यूह की पंक्ति होगी और 4 क्या हो जाएगा उसका? 4 हो जाएगा उसका कॉलम या स्तंभ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? 3/4 का मतलब जिस भी आव्यूह की आप बात कर रहे हैं कोटि 3/4 है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। और उसमें कितने स्तंभ हैं? 4। आव्यूह में 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, आप कोटि लिखो, आपने ऐसे लिख दिया। और रूल क्या है कि पहले पंक्ति फिर स्तंभ। अगर मान लो आप रूल भूल गए, आपने 4 को लिख दिया पहले इस तरीके से, मान लो 4 लिख दिया यहाँ, 3 लिख दिया यहाँ, अब क्या होगा? अब हो जाएगा 4। पहला नंबर हमेशा किसको बताएगा? पंक्तियों की संख्या को। इसका मतलब ये हो गया, बात समझ रहे हैं? 4 पंक्तियां हो गई और 3 क्या हो जाएगा उसका? 3 हो जाएगा उसका स्तंभ। सवाल गलत, समझ गए? कोटि में हमेशा जब भी m/n के फॉर्म में लिखा जाएगा तो पहला नंबर हमेशा बताएगा उसकी पंक्ति या रो को, और दूसरा नंबर हमेशा बताएगा उसके स्तंभ या कॉलम को। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स के ऑर्डर या कोटि से आप 3 बातें या 3 जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं।
पहला, उसमें कितनी पंक्तियां हैं, दूसरा उसमें कितने स्तंभ हैं, और तीसरा उसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल। जैसे अगर 3/4 किसी भी आव्यूह का ऑर्डर है तो 3/4 का कितना होता है 12। ये जो नंबर आएगा वो बताया कुल अवयवों को। किसको बताएगा ये? कुल अवयवों को। आई बात समझ में? किसी भी आव्यूह या मैट्रिक्स में जो उसका ऑर्डर है वो 3 बातों की जानकारी देता है। पहला, कि उस आव्यूह में जिसकी कोटि आपको पता है कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, और साथ साथ में उसमें नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये बताएगा। और ये तो आप जान ही गए हैं, पहला नंबर पंक्ति को, दूसरा वाला कॉलम को या स्तंभ को, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो बताएगा उस आव्यूह या मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कुल अवयवों की संख्या को। ठीक है, एक में बना के आपको यहां दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है अगर आपको तो। चलिए, एक हम लेते हैं आव्यूह या मैट्रिक्स और आपको दिखाते हैं। जैसे हमने लिया, मान लेते हैं इस बार लेते हैं कैपिटल बी। ठीक है, यहां लिखते हैं 2 3 4, यहां लिखते हैं 5 4 3, यहां पे 3 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए हम 6 ले रहे हैं, 4 ले चुके हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहला तो आप ये बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये बताइए कि इस वाले मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि क्या है। तो कहोगे सर कोटि के लिए हमको देखना होता है कि जो आव्यूह दिया गया है उसमें पंक्तियों की संख्या क्या है और स्तंभों की संख्या क्या है। तो बताइए कितनी पंक्तियां हैं। तो कहोगे सर इसमें 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो यहां लिख देंगे 3, ये लिख दिया। और कितने स्तंभ हैं? तो कहोगे सर 1 स्तंभ है, 2 स्तंभ है और ये 3 स्तंभ है। तो हो गया यहाँ पे 3, और दोनों के बीच में यह लगा दोगे बाई। इसको पढ़ा जाएगा 3/3। मतलब ये जो आव्यूह दिया गया था, ये जो मैट्रिक्स दी गई थी, इसका ऑर्डर या कोटि कितना है? 3/3। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, अगर मान लो ये ना भी पता होता आपको, केवल ये पता होता कि इस आव्यूह का ऑर्डर 3/3 है, तब भी हमको ये पता हो जाता कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या क्या है। देखिए यहां से, क्योंकि जो ऑर्डर है उसकी परिभाषा ये कहती है कि जो पहला अंक रहेगा वो बताएगा पंक्तियों की संख्या को। तो पहला अंक 3 है, 3 किसको बताएगा? पंक्तियों की संख्या को। इसमें 3 पंक्तियां हैं, बिल्कुल हैं। कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 कितना आ जाएगा? 9, है ना। ये बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कि कुल अवयव कितने हैं। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मतलब यहां पर कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 9। तो 9 आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी आव्यूह का कोटि 3 बातों की जानकारी देता है कि उस आव्यूह में कितने कॉलम हैं, कितने रो हैं, और उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कुल अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, इतना क्लियर। अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी भी आव्यूह में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया गया है, कुल अवयवों की संख्या आपको दी गई है, और बताना है कि किसी भी आव्यूह में अगर कुल अवयव इतने हैं तो बताओ कौन कौन से कोटि के आव्यूह बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं और 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, आप खुद बनाइएगा इसको। हालांकि एक्सरसाइज आप लगाएंगे तो वहां आपको इस टाइप के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन हम यहां पहले समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि कुल अवयव आपको दिया रहेगा, कुल अवयव मान लेते हैं कि हमारे पास कुल अवयव 12 हैं। कितने हैं टोटल अवयव? 12 हैं। सवाल यह है कि किसी भी आव्यूह में या जिन जिन आव्यूहों में कुल अवयव की संख्या 12 है, तो बताओ कौन कौन सी कोटि उसकी हो सकती है। टोटल एलिमेंट्स आपको गिवन रहेगा कि किसी भी आव्यूह में 12 अवयव हो सकते हैं, तो बताओ वो जो आव्यूह आप बनाओगे उसका कोटि या ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, सवाल ये रहेगा। अब इसका जवाब सुनिएगा।
जवाब केवल एक लाइन का, बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कोटि या ऑर्डर में हमारे पास दो नंबर होते हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाई करके उसको पढ़ते हैं, जैसे m/n, है ना, दो नंबर होते हैं। तो करना यह है कि जब आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया रहेगा, कुल अवयवों की संख्या दी गई रहेगी, तो क्या करना है, आपको दो डिजिट या दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर, जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिलना चाहिए जो कि कुल अवयवों की संख्या है। मतलब जो कुल अवयवों की संख्या वही उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए। जितने भी पेयर इस टाइप के मिलेंगे संख्याओं के जो आप ढूंढेंगे, वो सब इसके कोटि में आ जाएंगे। जैसे अगर हम 12 की बात करें, ये है 12, है ना, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, चलिए ये मैंने लिख दिया। यह लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ढूंढते रहिए, मल्टीप्लाई करते रहिए, 12 आना चाहिए, लिखते चले जाइए। जैसे पहला हमको मिलेगा, क्योंकि हमको कुल पता है, हमको 12 ही लाना है, दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए। तो कहो कि सर पहले तो आ जाएगा 6 × 2 आ जाएगा। देखिए 6 दूनी में कितना होता है, 12 आ गया, हमको 12 ही लाना है। तो पहला ऑर्डर ये मिल गया। मतलब एक मैट्रिक्स ऐसी आप बना सकते हैं जिसका ऑर्डर होगा 6 और 2 या 6/2, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 12, पहली बन गई। दूसरा और क्या होता है, तो कहोगे सर इसका इधर कर दीजिए 2 को, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। इसका भी कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, 12 आएगा। समझ गए, ये भी एक अलग ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर, ये अलग ऑर्डर है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 ही आएंगे जो कि क्वेश्चन में था। और क्या बन सकता है, तो कहोगे सर अगला बन सकता है 3/4 बन सकता है, कितना आ जाएगा, 3×4 = 12। और क्या बन सकता है, 4/3 बन सकता है, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ये भी। और क्या बन सकता है 1/12, ये भी कितना आएगा, 12। और क्या बन सकता है 12/1, ये भी कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, जितने पेयर बने ये 6/2, 2/6, 3/4, 4/3, 1/12, 12/1, सभी में देखिए जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 ही मिलेगा आपको हर केस में। देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी पेयर नंबर्स के आपको मिल रहे हैं या जो भी नंबर्स यहाँ मिल रहे हैं वो सब इसके ऑर्डर हैं। ऑर्डर कैसे हैं, इसको क्या पढ़ा जाइएगा, ऑर्डर पढ़िएगा तो 6/2, इसको 2/6, 3/4, 4/3, 1/12 और 12/1। क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी क्वेश्चन की वो फुलफिल हो रही है। कंडीशन ये थी कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 ही रखने हैं। तो बताओ कौन कौन कोटि के आव्यूह बनाए जा सकते हैं, तो हमने लिख दिया। इन सभी में जितनी भी कोटि आपने बना दी है सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 ही आएंगे। तो अगर किसी आव्यूह में 12 एलिमेंट आपको लेने हैं तो इतने टाइप के आव्यूह आप बना सकते हैं। कितना टाइप हुआ ये, लगभग 6 टाइप का, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, एक बात और, अगर हमने कहा कि 6/2 ये इसका ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपने आव्यूह बनाया है, जो मैट्रिक्स बनाया है उसमें कितनी पंक्तियां हैं, 6, है ना। बोर तो नहीं हो रहे ना, समझ आ रहा है, आसान है। आप बोर होइएगा तो बताइएगा। कितनी पंक्तियां हैं, 6, ठीक है। और कितने स्तंभ हैं, 2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ऑर्डर में कि पहला नंबर हमेशा बताएगा पंक्ति को और दूसरा नंबर हमेशा बताएगा उसके स्तंभ को या कॉलम को। तो 6/2 का मतलब जो भी आपने आव्यूह का ऑर्डर यहाँ लिखा है उस आव्यूह में 6 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। अब देखो 2/6 में क्या कहेंगे, 2 पंक्तियां हैं, 6 स्तंभ हैं। इसी तरीके से 3/4 में क्या कहेंगे आप, 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 4/3 में क्या कहेंगे, 4 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। इस वाले केस में 1 पंक्ति है, 12 स्तंभ है। इस वाले केस में 12 पंक्तियां और 1 स्तंभ है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आप ये इजीली निकाल सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, कुल अवयवों की संख्या आपको दी गई है और आपको बताना हो कि कौन कौन कोटि के आव्यूह बनाए जा सकते हैं, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। 2 नंबर आपको ऐसे ढूंढने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कुल अवयव की संख्या जो कि क्वेश्चन में है उतने के बराबर आना चाहिए। जितने भी ऐसे पेयर आपको मिलेंगे वो सब उसके कोटि होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप निकालिए।
अगर मान लीजिए कुल नंबर 24 हो जाए, ये पहला क्वेश्चन है, या कुल नंबर 13 हो जाए, तो आप बताइए कि अगर किसी भी आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या 24 है या 13 है, तो कौन कौन सी कोटि यहां पर बनाई जा सकती है, या कौन कौन सी कोटि या ऑर्डर के आव्यूह बनाए जा सकते हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ये, 24 और 13। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि किसी भी आव्यूह को हम कैसे दिखाते हैं। तो उसके लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलो देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई आव्यूह ए दिया गया है, तो एलिमेंट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो किसी भी आव्यूह ए को हम दिखाते हैं इस तरीके से, ए आई जे, इस तरीके से दिखाते हैं, और इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ये कोई आव्यूह ए है, इसको दिखाने का तरीका है ए आई जे। ठीक है, और यहां पर कोटि लिख देना है। मान लीजिए m बाई एन कोटि है, तो यहां लिखेंगे m बाई में n। यहां पर जो ए आई जे है, कैपिटल ए तो आव्यूह हो गया, m बाई n इस आव्यूह की कोटि हो गई, मतलब कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। और जो यहां पर ए आई जे है, ये इसका जनरल टर्म है, मतलब एक ऐसा पद जिसमें इस आव्यूह के सारे पद समाहित हैं, सारे के सारे पद आ जाएंगे, केवल आपको आई और जे का मान पुट करना होगा बस। अब बात को समझिएगा। ए आई जे किसी एक एलिमेंट को बताएगा जो कि इसके इस आव्यूह के अंदर या भीतर रहेगा, लेकिन ए आई जे में जो आई रहेगा वो बताएगा ये जो आव्यूह, ये जो अवयव है ए, इसकी पोजीशन में, कि इसकी पोजीशन में पंक्ति क्या है, या ये जो अवयव आप लिखेंगे ये किस पंक्ति में आएगा। तो आई बताएगा पंक्ति को, इस आव्यूह की पंक्ति को या रो को, कि ये जो आव्यूह, सॉरी आव्यूह नहीं, अवयव, किसको, अवयव, जो अवयव आप लिखने जा रहे हैं, आई उस अवयव की पंक्ति को बताएगा कि वो अवयव किस पंक्ति में है, और जो जे है वो बताएगा उसके स्तंभ को, कि जिस अवयव की आप बात कर रहे हैं वो अवयव किस स्तंभ में आता है। इसको मैं एग्जांपल लेके आपको अभी समझाऊंगा, बात को समझिएगा। किसी भी आव्यूह को दिखाने का ये तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे, बाहर में m बाई n, ये तो आप पढ़ चुके हैं, m बाई n उसका कोटि होगा, m पंक्ति और n स्तंभ हो जाएगा। ए आई जे किसी एक एलिमेंट को, मैंने अभी क्या बताया, व्यापक पद भी कह सकते हैं इसको, उस आव्यूह का, या कहेंगे जनरल टर्म, एक ऐसा टर्म जिसमें सारे के सारे अवयव समाहित हैं, केवल आपको आई और जे के बारे में लिखना है बस। ध्यान रखना है, ये जो अवयव यहां पर लिखा हुआ है, इसमें जो आई है वो इस अवयव की पंक्ति को बताएगा, मतलब इसकी पोजीशन में ये किस पंक्ति में है, और जे इसके स्तंभ को बताएगा कि इसकी पोजीशन में ये किस स्तंभ में है। फॉर एग्जांपल, एक कोई आव्यूह बी ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमने लिया बी, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ पर लिखते हैं 3, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब देखो, अब अगर आपसे पूछे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसको समझते हुए ध्यान रखिएगा कि हमें आप बताइए कि A11 कौन सा एलिमेंट होगा। ये कोई आव्यूह दिया गया है, इसमें ये सारे इसके एलिमेंट हैं, 5, 4, 3, 3, 5, 6। क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इसमें देखिए एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सेम ना मानिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5, 4, 3, यहां मान लीजिए आप 7, ताकि सारे एलिमेंट अलग अलग हों और यहां पे हमको समझने में आसानी हो। 5 भी नहीं मानिए, यहां मान लीजिए 8, ठीक है, और 6 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए जरा, A11 आपको इस एलिमेंट को बताना है इस वाले आव्यूह के लिए कि A11 कौन सा एलिमेंट है इस आव्यूह में। तो समझो जरा, यहां पर देखिए, पहला वाला अंक किसको बताएगा, अवयव की पंक्ति को बताएगा, और दूसरा वाला अंक किसको बताएगा, अवयव के स्तंभ को बताएगा। मतलब इस केस में आई का मान कितना है 1, जे का मान भी कितना है 1, मतलब पंक्ति कितनी है 1 इस वाले अवयव की, और स्तंभ भी कितना है 1। अब आपको देखना है कि ये जो आपने आव्यूह बनाया हुआ है,
इसमें अवयव जिसकी पंक्ति भी एक हो स्तंभ भी एक हो वो कौन सा है उसको लिख देना है। देखिए जरा, तो पहले पंक्ति ढूंढिए। पहली पंक्ति ये है हमारा, ये मिल रही पहली पंक्ति ना, ये है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमारा ये है। तो कहोगे सर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ वाला अवयव ये है 5 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? आप कहोगे सर 5। ये जो 5 है ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में या कॉलम में है, तो A11 का मान हो गया 5। बात क्लियर हो गई। अब मान लो आपसे पूछते हैं A23, आपको बताना है इस वाले आव्यूह के लिए A23 कौन सा एलिमेंट या अवयव है। तो पहले देखो, 2 इसकी पंक्ति को बताएगा, 3 इसके स्तंभ को बताएगा। बिल्कुल ऑर्डर वाला केस है ये। जैसे ऑर्डर में पहला वाला नंबर पंक्ति को बताता है और दूसरा नंबर उसके स्तंभ या कॉलम को बताता है, बिल्कुल उसी तरीके से पहला वाला अंक पंक्ति को, दूसरा वाला अंक स्तंभ को। लेकिन इस केस में अवयव है, उस केस में आप भी होता, ठीक है। उस केस में नंबर ऑफ उसमें बताएगा कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। इस केस में बताएगा कि ये एलिमेंट किस पंक्ति और किस स्तंभ में आएगा। तो जरा देखो, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो कहोगे सर दूसरी पंक्ति कौन सी है? हाँ ये वाली है। और तीसरा स्तंभ माना ये है, देखो ये है दूसरी पंक्ति और ये है तीसरा स्तंभ, तो कहोगे सर 6 आ जाएगा। ये A23 वाली पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है? 6। बात क्लियर हुई। एक चलो और देख लेते हैं। मान लो इसी में आपसे पूछें A13 वाली पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ होना चाहिए, तो पहली पंक्ति तो ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो कहोगे सर इसमें 3 है। ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत? 2 बातें आपने समझी। पहली बात ये कि किसी भी आव्यूह को आप कैसे दिखाते हैं, हमने बताया AIJ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहां पर उसकी कोटि लिख देंगे। AIJ में I बताएगा इस अवयव की पंक्ति को, J बताएगा इस अवयव के स्तंभ को। और मैंने बताया कि अगर कोई आव्यूह आपको दिया गया है तो उस आव्यूह में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को या जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है ये और बहुत ही इजीली आप समझ भी रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको और क्लियर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आगे देखिए, ये तो आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि अगर मान लो केवल AIJ का मान आपको दिया गया है, मतलब जो अवयव है AIJ इसकी वैल्यू आपको गिवन है और पूरा का पूरा आव्यूह या मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाइएगा ये हमको समझना है। एक क्वेश्चन लेके इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई 2/2 का आव्यूह की रचना करना है हमको, मतलब कोटि कितनी है? 2/2। तो आप समझ गए होंगे, मतलब जो आव्यूह हम बनाने वाले हैं उसमें कितनी पंक्तियां होंगी? 2। और कितने स्तंभ होंगे? 2। और साथ साथ में ये वैल्यू गिवन है AIJ की, और AIJ की वैल्यू है I + J का होल ऑफ स्क्वायर बाई में 2। ये मान दिया हुआ है और हमको 2/2 का आव्यूह की रचना करनी है। अगर AIJ का मान इतना दिया गया है तब सिंपल है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ मैं यहाँ बनाए दे रहा हूं, ये आव्यूह मान लेते हैं A और उस तरफ मान निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर बना लूं कि आव्यूह में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। चूंकि 2/2 की है, मतलब केवल 2 ही पंक्तियां 2 ही स्तंभ हैं, तो याद रखना है यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा? A11, क्योंकि ये लाइन किसकी होती है? ये पंक्ति होती है और ये क्या होता है? स्तंभ होता है। और एलिमेंट में यहाँ पे जो पहला नंबर होगा वो पंक्ति को बताएगा और दूसरा स्तंभ को। तो याद रखिए जब इस तरफ जाएंगे हम तो यहाँ हमेशा 1 ही होगा, ये हो जाएगा A12। देखिए A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, है कि नहीं है। वैसे यहाँ पर आओ, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा A21। A21 क्यों हो जाएगा भैया? तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है। 2 का मतलब दूसरी पंक्ति, 1 का मतलब पहला स्तंभ, और यहाँ क्या हो जाएगा? A22 हो जाएगा। देखो जरा, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब केवल आपको क्या करना है,
इस फॉर्मूले की सहायता से A11, A12, A21, A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। बस कर लेते हैं। चलो यहां पे कर लेते हैं। पहले A11 करना क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, i प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर बाय में 2 है। A11 का मतलब क्या हुआ, ये किसकी वैल्यू होती है, i की। ये किसकी वैल्यू होती है, j की। वैल्यू पुट कर देते हैं, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, होल ऑफ स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाय में 2। आगे हल करें तो 1 + 1 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 बाय में 2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम A12 फाइंड कर लेते हैं। A12 का मतलब क्या है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 पुट करते हैं, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई में 2। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे में कितना आ जाएगा ये 2, आ गया 9 बाई में 2। अब ये हल तो होगा नहीं, तो मैं 9/2 पे छोड़ता हूं इसको। आगे अगला क्या है A21, तो हो जाएगा A21। जरा देखो इस केस में i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे 2 और 1, तो क्या आ जाएगा ये, फिर वही केस आएगा 2 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई में 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी आ गया 9/2। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए A22। देखिए अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। बस जो मैंने बताया अगर मैं वही कर रहा हूं तब कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ कोई एरर आ जाए, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि निर्जीव चीज सामने मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अभी लाइव क्लास चल नहीं रही है, तो निर्जीव चीज है हमारे पास मोबाइल, उसके सामने मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई बताने वाला नहीं है कि हाँ सर ये गलती हो गई है। तो अगर मान लो कहीं पर गलती हो भी जाती है बाय मिस्टेक, ठीक है, तो फिर उसको आप सुधार लीजिएगा। उसमें ये नहीं कि सर आपने ये गलत बता दिया, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ अगर मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको, जो तरीका बताया, जो मेथड बताया, जो रूल बताया, उसमें कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखें जरा इसमें A22 का मतलब क्या है, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पुट करिए 2 + 2, आ जाएगा ये 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाई में कितना, बाई में 2 इज इक्वल टू 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16/2। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये 8, है ना। करेंगे ना कैंसिल इसको, जैसे यहाँ पे आपने किया था जैसे यहाँ पर भी करेंगे, कितना आ जाएगा 8, वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो A11 की वैल्यू कितनी आई है 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे A12 की वैल्यू कितनी आई है तो पुट कर देंगे 9/2। ठीक है, A21 की वैल्यू कितनी आई है ये देखिए 9/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2, और A22 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक, ऐसे आप निकालेंगे अगर Aij की वैल्यू आपको गिवन हो और आपको फाइंड करना हो पूरा का पूरा मैट्रिक्स या आव्यूह। ध्यान ये रखना है इसका भी कि क्वेश्चन में किस ऑर्डर का, किस कोटि का आव्यूह आपको फाइंड करना है। क्योंकि इस केस में 2/2 का आव्यूह या मैट्रिक्स हमको फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे A22 तक गए थे। अगर मान लो 3/3 का होगा तो आप A33 तक जाएंगे, मतलब जिस ऑर्डर का यहाँ पर आव्यूह होगा उतने एलिमेंट आपको यहाँ बनाने हैं। पहले आपको ऐसे लिख लेने हैं, फिर इनकी वैल्यू ऐसे आपको निकाल लेनी है इस फार्मूले की सहायता से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही आसान है और आपको आ भी रहा होगा, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप बताइए। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं। इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.1 में, या जो भी इसकी एक्सरसाइज है पहली, वहां पर जाइएगा आपको। तो जितने भी मैंने कंसेप्ट अभी तक आपको बताए, जैसे कि कोई भी आव्यूह दिया गया है उसका ऑर्डर क्या होता है या कोटि क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो आप कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एलिमेंट को आप कैसे निकालते हैं, और साथ साथ में अगर कोई एलिमेंट का मान, वैल्यू आपको दी गई है तो उसकी सहायता से
किसी भी ऑर्डर का जिसका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस ऑर्डर का आपको आप व्यू बनाना है, आप व्यू का निर्माण हम कैसे करते हैं, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।